सर्कुलर मोशन अभी नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा तो उसमें आएगा। ठीक है। So we'll first do one question from pseudo force। ठीक है। So the situation is application of pseudo force. See what this question says. A smooth sphere. This is a smooth sphere of radius r is made to translate on a straight line with a constant acceleration। देखो ट्रांसलेट का मतलब होता है बिना रोल किए हुए मूव करना। ठीक है। सो इट इज मेड टू ट्रांसलेट विथ एक्सेलरेशन ए, राइट। A particle is kept on the top of the sphere is released from there at zero velocity with respect to sphere। ठीक है ना। सो यहाँ पे टॉप ऑफ द पार्टिकल मीन्स टॉप ऑफ द स्फीयर मीन्स दिस पोजिशन ए एंड अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हेयर, यहाँ से छोड़ा गया है। ठीक है। स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर। स्फीयर के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में था। क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर। ये लाइन अंडरलाइन करना है हमें। विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है ना। एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा इट्स स्लाइड। एज अ फंक्शन ऑफ एंगल थीटा इट्स स्लाइड। सो मुझे ये जानना है कि ब्लॉक ए किस साइड चल रहा है स्फीयर के रेस्पेक्ट में, राइट साइड और लेफ्ट साइड। ऐसे समझो एक ब्लॉक और एक उसके ऊपर स्फीयर रखा हुआ था। अभी नीचे वाले स्फीयर को खींचना शुरू कर दिया ए एक्सेलरेशन से, तो ब्लॉक ए जो होगा वो किधर जाएगा ये जानना है मुझे। गेस करके देखो। हाँ, राइट साइड जाएगा। राइट में जाएगा। सो देयर शुड बी अ फोर्स ऑन द राइट साइड ऑन द ब्लॉक ए ना। विच फोर्स इज देयर ऑन द राइट साइड? राइट साइड में कोई फोर्स है क्या स्फीयर के ब्लॉक के ऊपर? तो नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, राइट। क्वेश्चन में मैंने बोला था अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, तो बिल्कुल शुरू में बोला स्मूथ। सो देयर इज नो फ्रिक्शन। सो इज देयर एनी फोर्स ऑन द ब्लॉक ए ऑन द राइट साइड? आंसर इज नो। ठीक है। सो ब्लॉक राइट साइड तो नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा कि स्फीयर पे अगर मैं खड़े हो जाऊँ ना तो स्फीयर के हिसाब से ये पीछे जाता हुआ मुझे दिखेगा। ठीक है। लेफ्ट साइड। क्यों लेफ्ट साइड? तो दो फोर्स है रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, बताता हूँ। तो एक और फिगर तैयार कर ले इसका। फॉर द मोमेंट द स्फीयर इज अपेयरिंग टू बी हियर समवेयर। पहले ये यहाँ पे था ए पे, अभी मुझे वो बी पे दिख रहा है, राइट। और ये इधर की ओर स्लिप करता जा रहा है। ऑफकोर्स किसके रेस्पेक्ट में ये मैंने लिखा है? तो ये मैंने स्फीयर ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में लिखा है। देखो स्फीयर को ऑब्जर्वर बना दोगे तो इसका मतलब क्या मानते हो आप? स्फीयर रेस्ट में है, इज इट और नॉट? विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर
रिलेटिव मोशन पढ़ रखा है, क्या डाउट है यहाँ पे? नो सर। तो स्फेयर के रिस्पेक्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब स्फेयर को रेस्ट में ले आ रहे हैं। तो स्फेयर को रेस्ट में ला रहे हैं तो ब्लॉक को एक्सेलरेशन मिलेगा, किधर मिलेगा, कितना मिलेगा? लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड मिलेगा, और उसे हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए ना सर, ऑफ स्फीयर। तो इसका मतलब स्फेयर पे लेफ्ट साइड एक फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। ठीक है। नाउ थ्रू आउट द मोशन इस ब्लॉक पे पीछे की ओर एम ए स्यूडो फोर्स लग रहा था, थ्रू आउट द मोशन इस पे नीचे की ओर एम जी भी लग रहा है, और एक और फोर्स है इस पे, बताओगे कौन सा फोर्स है ब्लॉक के ऊपर? सर नॉर्मल कॉन्टैक्ट। वेरी गुड, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। सो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, रेडियल लाइन पे। सर ये स्मूथ स्फीयर है क्या, स्फीयर है? क्वेश्चन पढ़ा नहीं, हाँ हाँ लिखा मैंने है तो दो स्मूथ तीन बार स्ट्रेस दिया इस बात पे। ठीक है, तो स्मूथ है। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसे ना, ये स्फीयर इधर जाता हुआ दिख रहा है विथ वेलोसिटी v, विथ स्पीड v। तो क्वेश्चन में भी यही बोला है, फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू स्फीयर। ठीक है, तो देखो बेसिकली स्फीयर के रिस्पेक्ट में का मतलब हो गया, व्यू चेंज हो चुका है, स्फीयर रेस्ट में है, और एक रेस्ट स्फीयर में एक ब्लॉक को थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ोगे तो स्फीयर के सरफेस में मूव करता हुआ दिखेगा, जब तक कांटेक्ट में है तब तक। सो किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी हम लिखें इस ब्लॉक का तो वो v टेंजेंशियल होगा। ठीक है, अभी हमें यही v निकालना है। दो मेथड है यहाँ पे, एक है फोर्स मेथड और एक है यहाँ पे एनर्जी मेथड। ठीक है, तो क्योंकि स्यूडो फोर्स इन्वॉल्व है सो हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट a? सो इट वाज 0। व्हाट द वेलोसिटी एट b? दैट इज v, जो कि निकालना है मुझे। कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है, व्हाट आर द फोर्सेज इन्वॉल्व? तो एम ए, एम जी और एन। ठीक है, एन। वर्क डन बाय एन है क्या? तो आंसर है कि नहीं, वर्क डन बाय एन इज 0 बिकॉज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन दिस केस। ठीक है, एम ए का वर्क डन है और एम जी का वर्क डन है। ठीक है, सो एम ए को हम कंजर्वेटिव नहीं लेते हैं, इसलिए यहाँ पे बाई वर्क एनर्जी थ्योरम WET। ठीक है, व्हाट इट सेज, वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स equals to what? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो नाउ mg का वर्क डन, सीधा सा फंडा है, जिधर फोर्स है ना उधर आप देखो कि कितना डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, r रेडियस दे रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे इस तरह से डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, राइट ट्रायंगल एक तैयार किया, गायब ही हो गया लाइन, या एक राइट ट्रायंगल तैयार किया मैंने, राइट। चलिए, I can also write this part as r sin theta, this part as r sin theta। क्या ये समझ में आया? ग्रीन लाइन कौन सा है? r sin theta, समझ में आ गया होगा। ठीक है, यस। ब्लू लाइन से वर्टिकल हाइट ब्लू लाइन, हाउ मच इज दिस हाइट? तो आप बोलोगे r में से r cos थीटा माइनस करो, सो दिस इज द हाइट लॉस। ठीक है, तो ब्लॉक जो है ना वो नीचे आया है और लेफ्ट को गया है। चलो अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, टेल मी वर्क डन बाय mg विथ साइन। यस, माइनस mg इंटू r माइनस r cos थीटा। माइनस mg होगा क्या? mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है ना। यस सर, प्लस होगा। सो प्लस mg इंटू हाइट इज r1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, ये पूरा h को सब्स्टिट्यूट किया। चलो स्यूडो फोर्स का वर्क डन बताओ, सी द फिगर,
how much is the displacement in the direction of pseudo force? It is R given like sin r sin theta, right? So force है a में, ठीक है, r sin theta is the displacement. So force into displacement plus sign यूज होगा, ये भी बात क्लियर होगा सबको. Equals to change in kinetic energy. So change in kinetic energy equals to half mv square minus 0. ये है B पे kinetic energy और 0 जो है वो A पे है. Final minus initial. Done. And from here we have to simplify it. तो m कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2 ले लेंगे तो v इक्वल्स टू आ जाएगा रूट कवर 2gr 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2r sin theta. Now you tell me if there is any problem in writing the equation. Why we are using weight, है ना, ये भी आप देख लो और मुझे बताओ कोई डाउट है तो. मैंने काउंट किया है व्हाट आर द फोर्सेज एक्टिंग. इफ़ यू आस्क मी वाई सर वाई यू आर टेकिंग इट फ्रॉम द स्फेयर, तो क्वेश्चन में ही बोला है यू हैव टू कैलकुलेट विथ रिस्पेक्ट टू स्फेयर. सो आई हैव टू स्टैंड ऑन द स्फेयर. इसका दूसरा मीनिंग है स्फेयर पे खड़े होने का, दूसरा मीनिंग है स्फेयर को रोक देना. तो एक रेस्ट में स्फेयर होता और उसके ऊपर एक ब्लॉक को अगर आप छोड़ दो तो उसका मोशन कैसा होगा, तो उसका मोशन लेफ्ट साइड सर्कुलर पाथ पे होगा, स्फेयर के सरफेस पे चलता हुआ. ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे मैंने v स्पीड पकड़ा तो फिर ये v स्पीड आने में कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये mg कंट्रीब्यूट कर रहा है और यहाँ पे ma भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. एंड सो वी हैव डन दिस प्रॉब्लम. जस्ट एवरीवन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखो और समझो. एंड एज आई ऑलवेज से सम गुड क्वेश्चंस आपको जब नोट्स तैयार करते हो ना, इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दिस सॉल्यूशन ओके यू गो थ्रू, बट फॉर द मोमेंट यू फॉरगेट एवरीथिंग एंड जस्ट रिलाई ऑन योर क्वेश्चन एंड योर कंसेप्ट. तभी आप सीख पाओगे. आपके रॉ माइंड से वो आइडिया निकल के आना चाहिए. ये बात पे बिल्कुल ध्यान दोगे. ठीक है, रटने पटने से नहीं काम चलने वाला. यहाँ रटने पटने से काम नहीं चलने वाला और लास्ट मोमेंट स्टडी से काम नहीं चलने वाला. ठीक है, चाहे जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, एमएससीटी हो, वॉट एवर इट इज. इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे. द रिजल्ट इन योर टेस्ट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 weeks ऑफ वर्क. इट इज नॉट द लास्ट 2 days वर्क. बाकी दिन सोते रहेंगे, अच्छा टेस्ट है ना तो 2 दिन पढ़ लिया, हो गया. सारा सर फॉर्मूला मुझे पता है, आप पूछ लो कुछ भी पूछना है. अरे बेटा, सर को ये पता होना चाहिए कि तुम्हें वो अप्लाई करना आता है या नहीं आता है ना. बहुत लोग फॉर्मूला रट करके बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि सबको अप्लाई करना आ गया है. सो इसलिए आपको वर्कआउट करना ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स पे, ढूंढ करके. ठीक है ना. अब तुम लोगों का लेवल आ चुका है, जो मैंने बोला था कि लर्निंग स्टेज चल रहा है. तो अभी 10 से 11 में आते आते में एक ट्रांजिशन फेज था. उस समय बहुत सारा हकल्स आ रहा था, उस समय बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स आ रहा था कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है, या फिर फिज़िक्स को अभी तक कैसे पढ़ रहे थे और अब कैसे पढ़ रहे हैं उसमें प्रॉब्लम है. तो वो स्विच ओवर नहीं हो पा रहा था. बट सो फार आफ्टर दिस मच ऑफ डिस्कशन यू वुड हैव अंडरस्टूड कि पढ़ना कैसे है. और अगर अभी भी कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ना कैसे है, तो मैं श्योर शॉर्ट कह रहा हूँ कि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो, इसलिए ये समझ में नहीं आ रहा है कि करना कैसे है. दिस टाइम you have to put your wholehearted effort in your study. First objective of learning should be to understand the thing, not to learn for the scoring in the examination. ठीक है, जिसको कहते हैं ना क्या तो कहते हैं उसको, काबिल बनना. ठीक है, काबिल वर्ड का मतलब क्या होता है, कैपेबल बनना. तो आप काबिलियत ले आओगे तो अपने आप सब काम कर लोगे, लेकिन काबिलियत ही नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. सो इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कंसेप्ट को सीखें विद द इंटरेस्ट. सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, आप इस पे ध्यान दोगे. चलो नेक्स्ट.
अगेन 63 एक मतलब इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हालांकि मैंने थोड़ा टच किया है बट फिर भी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अभी नहीं करेंगे। 62, 61 ये सब अभी नहीं करेंगे जहाँ सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व है। चलो, यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 51, और ये क्वेश्चन अब मैं चाहूँगा कि तुम लोग खुद से सॉल्व करो। अभी तक में आप में से कुछ, और अगर सब लोग ऐसा सोचते हो तो ज़्यादा अच्छा है कि सर न्यूमेरिकल जब आप बताते हो तो कोशिश करो कि पहले हमें अटेम्प्ट करने दो, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर उसे डिस्कस करते हो तो ज़्यादा बेटर होगा, रदर कि अपने से क्वेश्चन उठाया और सीधा डिस्कशन शुरू कर दिया, है कि नहीं। एंड दूसरा फैक्टर ये भी है ना कि मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं यहाँ पे अभी कितना टाइम तुम्हें दे सकता हूँ, हार्डली 1 to 2 minutes, राइट। लेकिन जब आप घर पे सॉल्व करते हो तो उसके लिए आपको टाइम अच्छा खासा मिल जाता है, तो आप 5 मिनट सोचो, 10 मिनट सोचो, ठीक है, वैसे क्वेश्चन पे वर्कआउट करो आप, ठीक है। चलो, रीड दिस क्वेश्चन। तिलक राज, हैव यू गॉन थ्रू द क्वेश्चन? Yes, sir. एक बार जरा बोल करके रीड आउट कर दो तो फटाफट। One end of a string of natural length h and spring constant k is fixed at the ground, and the other is fitted with a smooth ring of mass m, राइट, which is allowed to slide on a horizontal rod fixed at the height h. राइट, Initially, the spring makes an angle of 37 degree with the vertical राइट, when the system is released from rest. राइट, Find the speed of the ring when the spring becomes vertical. राइट। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वो स्प्रिंग बिकम वर्टिकल तो वो पोजीशन भी बना लेते हैं, राइट। सो एट दैट टाइम द स्प्रिंग विल अपियर्स लाइक दिस। आया स्क्रीन पे तुम्हारे तिलक? Yes, sir. राइट। कॉल द स्टार्ट पॉइंट एज ए एंड लास्ट जो वर्टिकल पॉइंट है ये बी। क्या बी पे रिंग में स्पीड है? बी पे रिंग में स्पीड है तो फोर्स लगता आ रहा था, स्प्रिंग पे लगातार फोर्स लग रहा था, स्प्रिंग फोर्स, एंड देयरफॉर देयर इज अ स्पीड इन द स्प्रिंग एट पॉइंट बी। तो वही तो पूछ रहा है, व्हाट इज द स्पीड इन द रिंग व्हेन इट बिकम वर्टिकल। सो इस मोमेंट पे राइट साइड जाता हुआ, लेफ्ट साइड जाता हुआ, इसमें स्पीड है v, वो मान लिया, और ये v निकालना है हमें, राइट। मुझे बताओ तिलक, बी पोजीशन पे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे है क्या? Yes, sir. यस। सो बी पोजीशन पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है? नहीं है. नहीं है। ओके, जब ए से बी पे आया था तो क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ है रिंग का? No. नो, ठीक है। सो बी पे जब ए पे जब था तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी था क्या? Yes, sir. Elongated. काइनेटिक एनर्जी एट ए? सर वो रेस्ट में था ना. यस, रेस्ट में था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी एट ए इज 0, ठीक है। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, लिखते हैं यहाँ पे। ये सब हमारा वर्किंग का एक तरीका हो गया है ना, कि ए पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ठीक है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है, हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। तो जो भी इलोंगेशन होगा हम निकालेंगे तो उससे पता लग जाएगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं है, तो क्या मैं इसी लेवल को अज्यूम कर लूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए टू बी 0? Yes, sir. आपको पता है ना कि हम अज्यूम कर लेते हैं कहीं पे भी। ओके, कमिंग टू बी, तो यस, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बी है एंड दैट इज हाफ एम वी बी स्क्वायर या सिंपली बी स्क्वायर,
What is spring potential energy at B? What is spring Zero. potential energy at B? 0. और gravitational potential energy at B is also 0, क्योंकि उसी लेवल पे है जहाँ पे A है. ठीक है, चलो. तो दो रूल मुझे दिख रहा है. एक्चुअली क्या हो रहा है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग. ठीक है, और या तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, मैकेनिक कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दो, सब चलेगा, सब एक ही चीज़ है. सो नाउ लेट मी, कौन कौन सा फोर्स लग रहा था? स्प्रिंग फोर्स लग रहा था. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कोई वर्क नहीं किया है, हालांकि वो कंजर्वेटिव है. और इस रॉड रिंग स्मूथ है और कोई फोर्स ही नहीं है इस पर. एक एन है, तो एन तो वर्क ही नहीं कर रहा है, एन ऊपर रहेगा, तो एन तो वर्क ही नहीं कर रहा है. सो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं इसमें. ठीक है, तो देखो, बाई COAME एनर्जी एट ए बराबर एनर्जी एट बी. अब मैं ब्रेक करके नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी लिस्ट आउट कर रखा है. सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट ए? तो आप बोलोगे हाफ kx². व्हाट इज द टोटल एनर्जी एट बी? तो सबको ऐड कर लो इन तीनों को. सो इट इज़ कमिंग हाफ mv². सिंप्लीफाई करेंगे तो v इक्वल्स टू आ रहा है k/n रूट कवर इंटू x. x निकालना बाकी है. व्हाट इज x? सो x इज एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. ठीक है, कैसे निकलेगा x? सो दिस इज h ऑलरेडी गिवन. तो व्हाट इज द हाइपोटेनियस लेंथ? OA कितना होगा बताओ h के टर्म में? H cos 37. H by cos. 37, राइट. सो ऑलरेडी इसका नेचुरल लेंथ h है. सो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h अपॉन cos 37 माइनस h होगा क्या? फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इक्वल्स टू इलोंगेशन. ठीक है, सो ये कितना हो जाता है? cos 37 इज 4/5, तो 5h अपॉन 4 है ये, 5h अपॉन 4 है ये. सो इट इज़ कमिंग h अपॉन 4 ऑन सॉल्विंग. सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अब यहाँ पे. सो द आंसर कमिंग इज रूट अंडर k/m इंटू h अपॉन 4. डेटा तो नहीं है ना दे रखा? नहीं दे रखा है, तो इसी फॉर्म में आंसर रहेगा. दिस इज माई आंसर. 51. ओके, दोनों आंसर वेरीफाई कर लेंगे. 51 का आंसर देखो, दिख रहा है सभी को ना आंसर? 51 का आंसर. Yes, sir. अच्छा, 64 भी सॉल्व किया था, वो मैंने मैच नहीं कराया था, बट इट इज़ ओके, आएगा. क्वेश्चन नंबर 50. थोड़ा तुम लोगों को बैठ करके वर्कआउट करना पड़ेगा. मैं ये क्वेश्चन रख रहा हूँ तुम लोगों के सामने. ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं पहले ही सॉल्व कर दूँ तो या इससे वो में है तुम लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, वॉट एवर इट इज? No, sir. ओके, किसका? एससी वामा, यही जो मैं बुक अभी ले रहा हूँ. नो ठीक है, सर. मैं इसका ये चैप्टर में अपलोड कर देता हूँ. ठीक है, ड्राइव में डाल देता हूँ, आप लोग डाउनलोड कर लेंगे. एक्सरसाइज तो रहना ही चाहिए. ये क्वेश्चन है, इसको आप बैठ करके ट्राई करोगे, आज ही ट्राई करना. ठीक है, फिफ्टी. आंसर इज 1.5 मीटर पर सेकेंड.
Okay. So, more or less, एक तरह से हम लोगों ने काफ़ी सारा क्वेश्चन कर लिया है. सब क्वेश्चन में अब इसी तरह का फंडा रहेगा, आपको समझना है और वर्कआउट करना है. ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 24. Everyone read this question and understand what it is saying. Open knife of mass M dropped from height h on a wooden floor. The blade penetrate up to a depth of d into the wood. The average resistance offered by the wood to the knife. ये resistance का मतलब क्या है? Force है ना? Force offered by the wood to the knife to stop it. सो बेसिकली क्या हुआ, सो इस तरह का नाइफ है. जब आप इसे छोड़ोगे एच हाइट से, सो वुडन फ्लोर को हिट करने के पहले कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका है ये, और उसके वजह से ये नाइफ जो होगा वो इसके अंदर ऐसा पेनिट्रेट कर जाएगा. राइट, फाइनली इट स्टॉप्स. तो स्टार्ट हुआ था रेस्ट से, फाइनली इट इज अगेन एट रेस्ट. ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में ए से लेके बी तक में कौन कौन सा फोर्स लगा जा रहा है, एनालाइज करो. और डेप्थ डी चला गया है, तो ये वाला डेप्थ को डी मान लेना. ठीक है, किसी एक पॉइंट से आप बात कर सकते हो. व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइफ? आई वांट टू नो. H plus D. Sir, H plus D. H प्लस डी, परफेक्ट. ठीक है ना, नाइफ के कोई भी एक पॉइंट से आप सोचोगे तो आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा. ठीक है, ऐसा करते हैं. मान लो ये वाला हाइट h है और ऐसा, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नाइफ इज h प्लस डी. ठीक है, इस h प्लस डी में mg लग रहा था नाइफ पे, लिस्ट आउट कर ले. Yes, लग sir. रहा था. ओके, दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है? सर वुड का रेजिस्टेंस फोर्स. राइट, वुड का रेजिस्टेंस फोर्स का डायरेक्शन बताओ. Negative. Upwards. है. यस, वेरी गुड, अपवर्ड में है. लेट्स कॉल इट FW. ठीक है, रेजिस्टेंस फोर्स बाय वुड. ठीक है, ओके. एनी अदर फोर्स यू थिंक? तो कोई और फोर्स नहीं है यहाँ पे. सो बताओ कौन सा कंसेप्ट लगा दें. फोर्स क्यों नहीं, फोर्स मेथड से क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में कुछ पार्ट में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ना, रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है. ठीक है, और वो भी वेरिएबल है, मुझे पता नहीं कि किस तरह का है. तो हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम. अगर ये नहीं लगाते तो और क्या तरीका होता वो समझ लो. देखो, नाइफ जो है वो कुछ स्पीड गेन कर लेता इन करने के पहले, एंड हाउ मच इज दैट स्पीड? एच हाइट नीचे आने पे कितना स्पीड गेन कर लेता? √2gh. ठीक है, अब ये स्पीड फाइनली डिक्रीज होकर के 0 हो जाएगा. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसका जो वर्क डन होगा वो इसके काइनेटिक एनर्जी को 0 कर देगा. बट ये सब मिला जुला करके ना हम एक साथ डील कर सकते हैं, और वो है वर्क एनर्जी थ्योरम. क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम? तो इट सेज दैट वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय f wood इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, चलो बताओ मुझे, व्हाट इज द वर्क डन बाय mg? फटाफट. mg इंटू h प्लस डी. राइट, व्हाट इज द वर्क डन बाय रेजिस्टेंस फोर्स? नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये बता दो. Negative. माइनस एफ सर, नाइफ के रिस्पेक्ट में नेगेटिव होगा. इंटू डी. वो रेजिस्टेंस फोर्स कितने देर के लिए एक्टिव था? तो डी डेप्थ के लिए ही एक्टिव था केवल, जब तक वो
वुड में पेनिट्रेट कर रहा था, केवल तब तक के लिए एक्टिव था, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। सो इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दिया यहाँ पे 0, सिंप्लीफाई कर लो एंड हियर इज द आंसर। सो एफ डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी इंटू एच प्लस डी होल डिवाइडेड बाई डी। सो एम जी इंटू एच अपॉन डी प्लस 1, विच वन इज द आंसर? आंसर इज ए। So now I'll be giving you this whole sheet as an assignment. चलो हो गया ये चैप्टर कंप्लीट हमारा, मतलब चैप्टर कंप्लीट इन द सेंस दैट वी हैव, अभी क्वेश्चन नंबर 13 कराया है मैंने, आई थिंक वैसा ही क्वेश्चन है, यस। Answer was m/2. This question is again in DC Pandey and in SC Verma both. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो अभी पिक कर रहे हैं। आप पहले वर्कआउट करो तत्व से, ठीक है, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद तत्व को रेफर करो, तत्व के क्वेश्चन सॉल्व करो, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, 3, 4 में जो क्वेश्चन है वो ये सब जो लेवल अभी डिस्कस कर रहे हैं उस लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। चलो देखो व्हाट दिस क्वेश्चन सेज। सो ए जो है वो 4 kg का है और बी 1 kg का है। System is released from rest. Again the word rest. So what is kinetic energy initial of this system? 0. अभी हम पूरे सिस्टम पे बात करेंगे, ठीक है। B is found to have a speed of 0.3 meter per second after it has descend through a distance of 1 meter. कौन मूव किया है 1 मीटर? तो B मूव किया है 1 मीटर। तो B जब यहाँ पे आ जाएगा तो कह रहा है कि B में जो स्पीड है ना वो 0.3 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि B के मूवमेंट से A के मूवमेंट पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मुझे ये जानना है कि A का स्पीड क्या रहेगा अभी और A कितना चल चुका है, ठीक है। Find the coefficient of friction between the block and the table, यहाँ पे म्यू, ठीक है, कितना होगा? Find म्यू। So the question is complete. Yes, I want to know constraint motion first. बताओ B अगर 1 मीटर चलेगा तो A कितना मीटर चलेगा? मीटर। 2 मीटर, वेरी गुड, ठीक है ना। लिसन एवरीवन, आपके पास TA मेथड है और उसे आप निकाल सकते हो। सो T इंटू AA इक्वल्स टू 2T इंटू AB। सो T और T कैंसिल हो जाएगा, AA इक्वल्स टू 2 टाइम्स AB, मतलब B में जो भी हो रहा होगा A में उसका डबल होगा। सो एक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ A इक्वल्स टू 2 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ B। velocity of A is 2 times velocity of B, है ना। सो व्हाट इज द स्पीड? जब ये आगे आ चुका होगा तो ये कितना चल देगा? 2 मीटर चल देगा, और इसमें स्पीड कितना रहेगा? तो 0.6 मीटर पर सेकेंड रहेगा। चलो बताओ मुझे, जो डिस्कस किया वो समझ में आया सबको? B अगर 1 मीटर चला तो A 2 मीटर चलेगा। B में स्पीड है 0.3 मीटर पर सेकेंड का, तो A में उसका उसी इंस्टेंट पे डबल स्पीड होना है। सो 0.6 मीटर पर सेकेंड कर दिया, एंड हियर इज द रीज़न वाई, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन से ये सब कुछ हो रहा है। ओके, अब आते हैं, कह रहा है कि म्यू निकालने का है, वेलोसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है। तो इसलिए
मुझे यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्कआउट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व है, टेंशन इन्वॉल्व है और mg इन्वॉल्व है। ठीक है, देखो फ्रिक्शन इन्वॉल्व है, टेंशन इन्वॉल्व है और mg इन्वॉल्व है। ठीक है, तो फ्रिक्शन के आने की वजह से हम यहाँ बोल रहे हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? बाय वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग पैरेलली मतलब नज़र रखेंगे कि हमें क्या चाहिए और क्या दे रखा है, उन दोनों पे काउंट करते चलेंगे। तो पहले वर्क एनर्जी थ्योरम देखो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, ऑब्वियसली ए पे हो रहा है। वर्क डन बाय mg किस पे हो रहा है बताओ? mg का वर्क डन बी पे, ए पे या दोनों पे? यस, B. केवल बी पे mg का वर्क डन हो रहा है, ए पे नहीं हो रहा है वर्क डन, राइट। प्लस वर्क डन बाय टेंशन, ये जो टेंशन है ना, ये सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, तो मैं इसे सीधा जीरो बोल सकता हूँ, बट आई विल प्रूफ हियर ऑल्सो। ठीक है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो पता है, फाइनल भी पता करना चाहिए मुझे। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल? सो इट इज सिंपली ए का स्पीड, ए का काइनेटिक एनर्जी प्लस बी का काइनेटिक एनर्जी। देख लो इक्वेशन समझ में आ रहा है सबको ना? ये एम ए मतलब 4 और एम बी मतलब 2 1। सो 1/2 इंटू 4 इंटू 0.36 प्लस 1/2 इंटू 1 इंटू 0.09। ठीक है, 0.72 प्लस 0.045। On solving this, we get 0.765 joule. This is the kinetic energy final. ठीक है, चलो अब बात करते हैं लिखने पे। सो मुझे बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सी द फिगर एंड टेल मी। केवल ए पे सोचेंगे ना? तो ए पे फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू mg होता है। क्या ये भी बताना पड़ेगा अभी, या आता है? व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स एट ए? इट इज म्यू mg विथ माइनस साइन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है राइट साइड और फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, काइनेटिक नेचर का फ्रिक्शन है। सो माइनस म्यू mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर ब्लॉक का। ठीक है, ये किस पे लिखा है? ए पे लिखा है। प्लस वर्क डन बाय mg, तो ये केवल बी पे लिख पाएंगे हम, और वो भी 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो mg इंटू 1 मीटर। ठीक है, प्लस साइन क्यों है समझ में आया ना? नीचे mg है, नीचे ही डिस्प्लेसमेंट है बी का। चलो वर्क डन बाय टेंशन, तो दोनों पे टेंशन लिखना पड़ेगा। तो ए पे अगर मैं लिखूँ ना तो T इंटू 2, ठीक है, ये वाला पार्ट ए के लिए लिखा है। बी पे देखो तो बी पे ऊपर है टेंशन 2T और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है 1 मीटर, तो माइनस ऑफ 2T इंटू 1 इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0.765 माइनस 0। ठीक है, ये वाला पार्ट किसके लिए? बी के लिए। तो तुम्हें दिख रहा है क्या कि टेंशन का वर्क डन 0 आ रहा है? व्हाट इज दिस इक्वल्स टू? 0 ना, 2T माइनस 2T। तो वही चीज़ मैं बोल रहा था कि लेने का ज़रूरत नहीं है, बस दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, नहीं तो पहले से पता था कि टेंशन इंटरनल फोर्स होगा, उसका वर्क डन 0 लेना है। रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन, सो माइनस म्यू इंटू 4 इंटू, सो ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 10, इधर हो जाएगा 0.765। ठीक है, सो ऑन सॉल्विंग म्यू विल कम लाइक 10 माइनस 0.765 अपॉन 80। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अगर देखूं तो ये 0.125 आएगा। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, इस पार्ट को इग्नोर कर दिया 10 के आगे, तो 10 डिवाइडेड बाई 80 1/8, और 1/8 कितना हो जाएगा?
0.25 से 0.125, ठीक है। आंसर में दे रखा है शायद 0.12 दे रखा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि ये वैल्यू और एक्यूरेट आ सकता है अगर आप जी के जगह पे 9.8 ले तो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया है। अच्छा, मेंशन किया है, ठीक है, यहाँ 10 लेना है, देन वी आर ओके विथ, ठीक है। थर्टीन, सॉरी 12, yeah, see this is the answer given, 0.115, and we are getting, so approximation किया था मैंने, अगर नहीं करेंगे approximation, let me calculate it, divided by 8080, so we have got the answer, right? 0.115 आ रहा है ना? राइट, समझ में आया कैसे अप्लाई करना है, सिचुएशन क्या है? सो आई होप यू विल बी वर्किंग ऑन दिस, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, क्वेश्चंस का कमी नहीं है अभी, और भी क्वेश्चंस भरा पड़ा है करने के लिए, ठीक है। अभी हमें पावर लास्ट पॉइंट है जो डिस्कस करना है, सो लेट अस कंप्लीट दैट पावर ऑल्सो। एक और क्वेश्चन कर लेता हूँ जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके बाद मैं पावर पे आता हूँ। हाँ, अटेंडेंस सब लोग मार्क कर लो, 34 स्टूडेंट्स का ही मार्क अटेंडेंस है। So we have another good question in the form of graph. The graph shows variation of potential energy with the position. पोटेंशियल और इसको रीड करना मैंने सिखा रखा है, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा वो सिखा रखा है, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पे होता है वो भी पता होता है, ठीक है। सो लेट्स सी, इट हैज़ बीन अज्यूम्ड दैट द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स, फॉर ऑल अदर values of x u will be 0, for all other values of x u will be 0, मतलब -10 से पीछे का जो पोजीशन है उधर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और 15 से आगे का जो पोजीशन है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है। अब कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 25 जूल, इट कैन बी फाउंड इन द रीजन, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 25 जूल। ना ये जो 25 जूल है इसमें दो एनर्जी होता है, पी प्लस के ई, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पी मैक्सिमम हो जाए और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए मिनिमम, ये भी पॉसिबिलिटी है कि पी ई मिनिमम हो जाए एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाए यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी, ओरिजिन पे हो सकता है क्या ब्लॉक, आई वांट टू नो फ्रॉम यू।
अगर ओरिजिन पे ब्लॉक होगा, बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 50 है. So is it possible that the particle can be in this region? Answer is no. No. ठीक है. -10 से लेके -5 के बीच में बताओ, हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है. जैसे मान लो इस पोजीशन के लिए मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी कुछ 25 से कम आ रहा है, मान लो 20 आ रहा है, तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी कहाँ है? पोजीशन 1 के लिए, Kinetic. यस, पोजीशन ए के लिए अगर 20 जूल का पोटेंशियल एनर्जी है, देन वेयर इज द 5 जूल? इट इज इन द काइनेटिक फॉर्म. तो ए पोजीशन पे 5 जूल है, तो इट कैन बी फाउंड इन -10 to 20, -10 to 5. ठीक है, तो -10 to 5 एक ही ऑप्शन दिख रहा है और वो है ए. तो आंसर ए होगा, क्योंकि 0 के करीब वाला पॉइंट तो हो नहीं सकता है, तो -10 से 0 होगा नहीं, बी पार्ट तो होगा नहीं इसमें कभी भी. चलो आगे देखते हैं. 6 से 10 के बीच में पॉसिबिलिटी है क्या? 6 से 10 के बीच में आप मुझे बताओगे. रितेश, 6 से 10 के बीच में ब्लॉक हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी 25 जूल का हो जाएगा और केवल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगा. तो 6 से लेके 10 के बीच में काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं है. ओके, सो यस पॉसिबिलिटी है. अब बात करते हैं 10 से आगे, जैसे 11 या 12 पे, क्या ये पोजीशन पॉसिबल है फॉर द पार्टिकल हैविंग 25 जूल? तो आंसर है यस, बिल्कुल पॉसिबल है. मान लो 11 पे इसमें जो एनर्जी है ना वो -20 जूल का है, तो कौन सा एनर्जी है -20? तो -20 जूल पोटेंशियल एनर्जी है. सो हाउ मच वुड बी द काइनेटिक एनर्जी देयर? सो इट शुड बी 45 जूल, such that the total energy will be 25 joule, right? So yes, 10 के beyond भी पोजिशन पॉसिबल है. ठीक है, एंड therefore 6 से लेकर के 15 तक भी आंसर में आ जाएगा. किसी को कुछ पूछना है तो बताओ. यहाँ पे कैसे सीखा ये चीज़, कैसे बताया मैंने? सबको है क्लियर? सर, यस, बोलो. -10 के पहले भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम लोग अगर कंसीडर. हाँ, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में कोई -10. यस, योर सजेशन इज राइट कि इधर भी पॉसिबिलिटी बनता है, और सारा का सारा 25 जूल किस में रहेगा? के में रहेगा, और 15 के बियॉन्ड भी रहेगा, राइट? और सारा का सारा एनर्जी केवल काइनेटिक फॉर्म में रहेगा, है ना? यस, यू आर राइट. बट 4 में से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, तो क्या आंसर आएगा? ए, राइट? चलो क्वेश्चन आ जाओ 2 पे, और मैं बोलूंगा कि अब 2 तुम लोग खुद से करके बताओ मुझे क्या होगा. टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज गिवन एज -40 जूल. Then it can be found in the region. Yes, not possible at all. Okay, यस सर, क्योंकि वो -35 मैक्सिमम वैल्यू है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी का. मतलब ये मिनिमम वैल्यू ही हो सकता, सॉरी, एक्चुअली -40 जूल जो है ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल है. ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी 0 होगा. ओके, पोटेंशियल एनर्जी तो पॉसिबल है ना जी, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी तो पॉसिबल है ना. सर टोटल एनर्जी हैज टू बी दिस वन. ये है ना, 40
Okay, so what is the answer final? It is D. आवाज ब्रेक हो रहा था, कोई बताएगा मुझे? कुछ बोल रहे थे? ठीक है ना, बी होगा। देखो, एक से 10 से नीचे या फिर 15 से ऊपर नहीं पॉसिबल है, क्योंकि टोटल एनर्जी वहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस केवल काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी को हम बोल रहे हैं -40 जूल, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। काइनेटिक एनर्जी 0 या कुछ पॉजिटिव होता है। सो इसमें डी होगा इसका आंसर, नॉट पॉसिबल, सीधा। So after doing this, we have next point of discussion, and that is called power. How do you define it? It is defined as Capacity to do work. rate of doing work. It is defined as rate of doing work. ठीक है, अभी रेट मीन्स कि कितना तेजी से कर रहे हो और कितना धीरे धीरे कर रहे हो। ठीक है, मैथमेटिकली पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, उस वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, सो पावर इंस्टेंटेनियस, आपको पता है इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी इंस्टेंट पे, छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में। सो वी विल राइट dw अपॉन dt, एंड व्हाट अबाउट एवरेज पावर, सो लार्ज टाइम इंटरवल, ऑन एन एवरेज कितना वर्क हुआ, सो वी विल डिफाइन दैट एज डेल्टा w अपॉन डेल्टा t। ओके, तो ये रहा डेफिनेशन। इसे हम एनर्जी अपॉन टाइम टेकन से भी डिफाइन करते हैं। रेट ऑफ फ्लो को भी हम पावर से डिनोट करते हैं। जैसे बल्ब के केस में अगर हम बात करें, तो ये बल्ब जब ग्लो कर रहा है, एंड आई से दिस इज अ 60 watt bulb, so what do we mean by this? 60 joule per second. So what do we mean by this? 60 joule light energy or energy radiating per second, है ना। हर एक सेकेंड में ये बल्ब से कितना एनर्जी लूज हो रहा है, 60 जूल का एनर्जी लूज हो रहा है। एंड यू नो दैट द यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। कैपिटल W से डिनोट करते हैं। एक होता है हॉर्स पावर, सो 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू हाउ मच, 1 HP इक्वल्स टू हाउ मच, 746, राइट। तो पुराने ज़माने में शक्ति, इसको शक्ति भी हिंदी में कहते हैं, या देख लीजिएगा क्या इसका वो होता है। सो बेसिकली 1 हॉर्स पावर मतलब एक घोड़े का ताकत, है ना। सो हाउ मच इज गिवन बाय दिस, तो ऑन एन एवरेज इट इज 746 वॉट, राइट। अभी ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो पहले तो कंसेप्चुअली समझ लें कि एक ही काम को करना है, एंड देयर आर 2 पर्सन्स डूइंग द सेम वर्क, बट वन इज टेकिंग लेस टाइम एंड अदर इज टेकिंग मोर टाइम। सो हम बोलेंगे कि जो कम टाइम ले रहा है उसका पावर ज़्यादा है, ठीक है ना। सो एक यंग बॉय और एक ओल्ड मैन में आपको क्लियरली पता है कि यंग बॉय का ताकत या स्टेमिना और पावर ये ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इफ़ इट इज़ गिवन जस्ट टू वॉक, वॉकिंग इज ऑल्सो अ वर्क in this case. So
A is a young boy and B is a old man. दोनों को ना C पे पहुंचना है, ठीक है। तो आपको पता है कि A पहले पहुंचेगा, ठीक है। बोथ गिवन देयर मैक्सिमम एफर्ट टू रीच एज सुन एज पॉसिबल, हु विल रीच फर्स्ट? सो A reach at C first comparing to B. So amount of work done is same for the both, क्योंकि ये डिस्टेंस तो फिक्स ही है D. So amount of work done is same for the both. So one who is taking less time, the power will be more. So power of A will be greater than power of B. ठीक है। अनदर डेफिनेशन, ये सब फॉर्मूला तो हो गया। अनदर डेफिनेशन ऑफ पावर इज इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। सो पावर इज ऑल्सो इक्वल्स टू फोर्स डॉट वेलोसिटी। क्यों? सो हमें पता है कि पावर इक्वल्स टू क्या होता है, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी होता है। और डी डब्ल्यू क्या होता है, तो एफ डॉट डी एक्स अपॉन डी टी होता है। अभी ये डी एक्स अपॉन डी टी को क्या बोलने का है, तो मुझे वेलोसिटी बोलना है उसे। सो एफ डॉट वी हो जाएगा, है ना। सो पावर का एक और फॉर्मूला हो गया फोर्स डॉट वेलोसिटी। नाउ ये क्लियर है कि एफ वी कॉस थीटा, इट मीन्स दैट जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में हमें चाहिए, उसी लाइन पे चाहिए, ठीक है, अदरवाइज नॉट। चलो एग्जाम्पल, सो देयर इज अ लिफ्ट, लिफ्ट कह लो या ब्लॉक ही चलो ले लेते हैं। सो देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m बराबर 10 किलोग्राम। इट हैज़ बीन फाउंड मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड with the support of a motor। ये रहा मोटर यहाँ, ठीक है, फ्लोर पे फिक्स कर दिया है। क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम पावर ऑफ मोटर? फाइंड minimum power of motor to pull m with 2 meter per second. What is the minimum power required? इससे ज़्यादा रहेगा तो बेटर है, लेकिन कम से कम कितना पावर होना चाहिए इस मोटर में? तो सीधा सा पॉइंट है, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई से ये एनर्जी लेता है और ये फिर वायर को खींचना शुरू करता है, बाइंड अप करना शुरू करता है, राइट। और ये अपने ऊपर बाइंड अप जब रोप को करना शुरू करता है तो दूसरे तरफ से ब्लॉक ऊपर उठना शुरू हो रहा होता है, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे एक टेंशन है, ये टेंशन कौन डेवलप कर रहा है, तो मोटर डेवलप कर रहा है, ठीक है। सोच लो, अगर मोटर बंद कर दे तो क्या इसमें टेंशन आएगा? तो टेंशन आएगा जस्ट होल्ड करने के लिए, ठीक है, लेकिन उससे ये ज़्यादा टेंशन है जब मोशन में है तो। ओके, आई एम रॉन्ग टू से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो ये टेंशन वही है जो रेस्ट सिचुएशन का होगा, ठीक है। बट ये टेंशन कौन लगा रहा है, तो मोटर ही इसे पुल कर रहा है, ठीक है। नाउ क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, सो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीधा सीधा mg हो जाएगा, विच इज़ हियर 100 न्यूटन। नाउ द फोर्स इज नोन, वेलोसिटी इज नोन, देयरफॉर पावर इक्वल्स टू टेंशन डॉट वेलोसिटी। तो टेंशन है 100, वेलोसिटी है 2 और कॉस 0 हो जाएगा, है ना। वेलोसिटी और टेंशन दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो कॉस 0 हो जाएगा। सो दिस इज 1। सो यहाँ आ रहा है 200 वाट।
अब समझो ये मिनिमम है, ठीक है। ऐसा वर्क करने के लिए हमें कम से कम 200 वॉट का मोटर चाहिए। व्हाट विल हैपन इफ द पावर ऑफ द मोटर इज 150 वॉट? सो दिस मोटर विल नॉट बी एबल टू डू दिस वर्क, ठीक है। इस ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकेंड से ले जाने का ये नहीं ले जा सकता है, ठीक है। अधिक से अधिक कितना से ले जा पाता? तो 1.5 मीटर से ले जाता, ठीक है। तो फिर क्या होगा अगर इससे ज़्यादा हो? इफ पावर इज मोर देन 200 वॉट, देन व्हाट विल हैपन? इट मीन्स इट विल स्टार्ट एक्सेलरेटिंग, ठीक है। तो एक्चुअली हमेशा एक्सेलरेट भी नहीं करता है, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वेरिएबल ड्राइव मोटर। क्या यूज़ करते हैं? वेरिएबल ड्राइव मोटर। मोटा मोटी समझें तो वेरिएबल ड्राइव मोटर का मतलब होता है जिसमें गियर बॉक्स लगा रहता है, जिसमें गियर्स होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जितना पावर चाहिए होता है ना, अकॉर्डिंगली हम अपना गियर चेंज करके उसे एडजस्ट कर लेते हैं कि कितना फोर्स इसे देना है, कितना टॉर्क इसे देना है, ठीक है। जैसे कभी आप एक्सपीरियंस करो, कोई भी एक हेवी ट्रक के बारे में सोच के देखो। इसका इंजन जो होता है ना, उसे हम कहते हैं कि बहुत ही पावरफुल इंजन होगा, ठीक है। क्योंकि ट्रक जब बिल्कुल खाली रहता है, ठीक है, तो हम इसे बहुत अच्छे खासे स्पीड पे खींच पाते हैं, ले जाते हैं। लेकिन उस सिचुएशन को समझो जब ट्रक जो है ना, इसमें सीमेंट बैग्स लोडेड है, एंड यू नो दैट सीमेंट बैग्स लोडेड मतलब टन्स ऑफ materials are put on the truck. Even though this motor is able to pull this loaded truck, है ना, लोडेड ट्रक को भी ये खींच पाता है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि उस मोटर का पावर जो है बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो जब लोडेड रहेगा तो मैक्सिमम पावर ये यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब ये लोडेड नहीं होगा, खाली होगा, तो उस समय जो मैक्सिमम पावर है उतना ज़रूरत ही नहीं है इसे यूज़ करने का, उससे कम ये यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। तो एक मशीन जो भी होता है, क्योंकि वो वेराइटीज़ ऑफ वर्क करने के लिए, मतलब अलग अलग लोड्स को हैंडल करने के लिए बनाया जाता है, इसलिए हमें एक मैक्सिमम रेंज में, एक रेंज में रखना पड़ता है पावर को, ताकि वो अलग अलग वेट के साथ डील कर सके। सेम इज़ ट्रू हेयर ऑल्सो। हमने वर्क किया, हमने पता किया है कि कम से कम 200 वाट का ये मोटर होना चाहिए। उससे ज़्यादा रहेगा देन इट इज़ बेटर। उससे कम से कम 2 मीटर पर सेकेंड वाला स्पीड तो हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर 200 वाट से कम रहेगा तो उस केस में 2 मीटर पर सेकेंड का जो स्पीड है ब्लॉक के ऊपर, वो कभी नहीं अचीव हो पाएगा। फॉर एग्जांपल, एक पावर दे रखा है मैंने 100 वाट का। सो व्हाट मैक्सिमम वेलोसिटी विल इट गिव्स यू? इट विल गिव यू 1 मीटर पर सेकेंड ओनली, ठीक है। 1 मीटर या 1 मीटर से छोटा स्पीड पे ये मूव करेगा, उससे ज़्यादा पे ये मूव नहीं कर सकता है, ठीक है। So this is your power. We have some more examples on this. समझ में आया? कुछ क्वेश्चन है तो बताओ मुझे। ऊपर तो डेफिनेशन ही दिया है और ये पहले से आप जानते हो, ठीक है। और नीचे हमने एक एग्जाम्पल दिया है। ओके, इसी एग्जाम्पल को मैं ट्विस्ट करता हूँ, देखो। Now same block is been attached to different arrangements. M equals to 10 kilogram and is moving up with 2 meter per second. ये ब्लॉक भी 2 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है। So what is the minimum power of the motor? क्या लगता है तुम्हें? आंसर 200 वाट ही आएगा जो पहले आया है, या फिर अलग आएगा आंसर?
Yes. Again, the arrangement is different, but block has to move with 2 meter per second, and the mass of the block is 10 kilogram. So what is the power of the motor minimum required to do so? Sir, 120 watt. 120 watt. No. So the answer is कि यहाँ भी पावर 100. मिनिमम जो आएगा वो 200 वॉट ही आने वाला है. ठीक है, एक ऊपर से पिक्चर देखो. ठीक है, ऊपर से का मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो अल्टीमेटली ब्लॉक में वही रेट ऑफ डूइंग है जितना कि पहले केस में चल रहा था. 10 kg का ब्लॉक है, 2 मीटर से चलना है. ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज डिफरेंट. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज सेम इन द बोथ केसेस. सो द पावर ऑफ द मोटर विल बी सेम. तो फ़र्क कहाँ पे आएगा? तो फ़र्क इस केस में और पहले केस में बस स्ट्रिंग के स्ट्रेंथ को लेकर के आएगा. इस वाले फिगर में ना आप कम स्ट्रेंथ के भी रोप को यूज़ कर सकते हो, लेकिन पहले वाले केस में आपको अच्छा खासा स्ट्रेंथ का रोप यूज़ करना पड़ेगा. व्हाट दैट आई मीन टू से, टेंशन एक्चुअली रिड्यूस हो गया है. ठीक है, देखो पहले टेंशन कितना था, 100 ना. इस वाले केस में टेंशन जो है वो रिड्यूस हो गया है. यू एग्री? दिस टेंशन इज 50 क्योंकि यहाँ पे टेंशन है 2T. सो 2T इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन. सो T इक्वल्स टू हाउ मच? 50 न्यूटन. तो अब जो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं उसमें 50 न्यूटन का ही टेंशन चाहिए. सो आई कैन यूज़ अ लिटिल वीकर टेंशन ऑल्सो, वीकर स्ट्रिंग. थोड़ा कमज़ोर स्ट्रिंग को हम यूज़ कर सकते हैं जो कि 100 नहीं 50 न्यूटन तक को टॉलरेट कर ले. 60 भी टॉलरेट करेगा, चलेगा. ठीक है, अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि सर प्रूफ करो कि ये 200 ही आ रहा है. तो देखो एक्चुअली रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका चाहिए मुझे? मोटर का. तो मोटर पे मुझे बताओ स्ट्रिंग का गेन कितना आ रहा है. यहाँ लिखता हूँ मैं, स्ट्रिंग गेन बाय मोटर. अल्टीमेटली पुल अगर कर रहा है तो जो वायर है वो मोटर के ऊपर लिपटता जा रहा है, मोटर ड्रम के ऊपर, तभी तो उधर से ब्लॉक ऊपर उठेगा. यस. सो व्हाट इज द स्ट्रिंग गेन बाय मोटर? कोई बता रहा है मुझे? यस. कंस्ट्रेंट मोशन से बताना है, सिंपल है पॉइंट. 4 मीटर बोल रहे हो? Yes, sir. यस. सो इट इज़ कमिंग 4 मीटर पर सेकेंड. सीधा सा फंडा है. ब्लॉक चला 2 मीटर, ये सब हटा दूंगा मैं. ठीक है, ब्लॉक चला 2 मीटर, तो पुली भी चलेगा 2 मीटर. तो पुली अगर 2 मीटर चलेगा तो दोनों तरफ से कितना रोप को लूज करेगा? वो 2 मीटर प्लस 2 मीटर है ना. पुली जब भी चलेगा अपने दोनों साइड से स्ट्रिंग को लूज या गेन करता है. सो 2 मीटर प्लस 2 मीटर, टोटल कितना लूज किया इसने? 4 मीटर. कौन लेगा इसे? तो मोटर अपने ऊपर बाइंड अप कर लेगा. ठीक है, देयरफॉर कंस्ट्रेंट मोशन से जो स्ट्रिंग बाइंड अप हो रहा है मोटर के ऊपर वो हो रहा है 4 मीटर पर सेकेंड. और मोटर फोर्स कितना जनरेट कर रहा है? तो डायरेक्टली स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो T जनरेट कर रहा है. ठीक है, सो फोर्स बाय मोटर कितना है? क्या 2T है? नो, इट इज़ T ओनली. और T कितना आया है? दूसरे तरफ से कैलकुलेट किया वो, तो वो आया है 50. अब बता दो, पावर ऑफ मोटर इक्वल्स टू व्हाट? फोर्स इंटू वेलोसिटी. सो 50 न्यूटन इंटू 4 मीटर पर सेकेंड. क्या ये आया 200? 50 इंटू 4 200 वाट. सो इट इज प्रूव्ड अगेन. तो याद रखेंगे मैकेनिज्म कुड बी एनीथिंग, बट अल्टीमेटली ब्लॉक के ऊपर क्या वेलोसिटी आ रहा है उससे डिसाइड होगा कि कितना पावर इसे डिलीवर करना है. ठीक है, मोटर है तो मोटर में एक चीज, एक टर्म होता है जो सब लोग जानते हो, विच इज कॉल्ड इफिशियंसी. व्हाट डू यू मीन बाय इफिशियंसी?
वर्क डन अपॉन एनर्जी इनपुट। अब पावर के टर्म में रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन रेट ऑफ एनर्जी सप्लाई। ठीक है ना। इफिशिएंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? तो इस तरह का ईटा से डिनोट करते हैं। सो दिस इज वन फॉर्मूला दैट यू नीड टू नो। और इफिशिएंसी का सीधा मतलब है कि कितना परसेंट। अगर 100% हम बोलते हैं, इसका मतलब जितना एनर्जी मिल रहा है वो सारा का सारा एनर्जी यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, तो 100% efficiency implies that all input energy, input मतलब जो सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं, is used as work। बट ऐसा आइडियल केस में ही होता है केवल। ठीक है, प्रैक्टिकली जितना हम एनर्जी देते हैं वो पूरा का पूरा यूज नहीं कर पाते हैं, उसका अच्छा खासा एनर्जी लॉस में चला जाता है। ठीक है, सो व्हेन आई से 40% इफिशिएंसी, what do you mean by this? Only 40 joule used as work out of 100 joule given to it। इट मतलब सिस्टम को 100 जूल मैंने दिया तो उसमें से 40 जूल का ही काम हो पाया। वेयर इज द 60 जूल? सो 60 जूल इज लॉस्ट एज हीट। ठीक है, सो इट हैज़ अ पुअर इफिशिएंसी, ऐसा बोलेंगे हम। ठीक है, सो जो हमारा नॉर्मल गैस बर्नर्स है ना, जो किचन में यूज़ करते हैं, उसका इतना ही रहता है, 30 to 35 40% ही इफिशिएंसी रहता है। क्यों? क्योंकि फ्लेम बिल्कुल ओपन है। ठीक है, गैस बर्नर का, तो कोई भी पैन वगैरह हम इसके ऊपर रखते हैं तो सारा का सारा हीट इसको हीट अप करने में नहीं जाता है, बल्कि इधर उधर अच्छा खासा लॉस हो रहा होता है। ठीक है, सो व्हाट डू वी मीन बाय इफिशिएंसी? इफिशिएंसी मीन्स हाउ मच इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू वर्क ऑफ द गिवन एनर्जी। जितना एनर्जी दे रहे हैं उसका कितना पार्ट वो कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स। फाइंड acceleration find velocity and displacement of a body as a function of time, if a constant power is delivered, a constant power is given to it। ठीक है, और P के टर्म में इसका आंसर कर देना है, मास m है।
मास ऑफ द बॉडी इज m, और इनिशियली ले सकते हैं टेक v बराबर 0, x बराबर 0 एट t बराबर 0। सो शुरू में बॉडी रेस्ट में था, ओरिजिन पे था, ठीक है, और वहाँ से हमने इसमें पावर डालना शुरू किया। तो पावर देने से क्या आया, पावर का मतलब होता है फोर्स, और फोर्स लग रहा है तो वेलोसिटी आ रहा है बॉडी में, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t कितना बॉडी में वेलोसिटी होगा, कितना एक्सेलरेशन होगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, वो बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, वन फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ अदर, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, इससे पहले तो ये पावर को कांस्टेंट कर दो, ठीक है। अभी कनेक्शन कैसे आएगा वेलोसिटी का, तो पावर मीन्स फोर्स, फोर्स मीन्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट। तो एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन का केस बनेगा यहाँ पे, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस। पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ये ले लेना है। नाउ फोर्स मीन्स व्हाट, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन को क्योंकि वेलोसिटी पूछा गया है, तो एक्सेलरेशन विल बी रिटन एज m इंटू डी वी अपॉन डी टी इंटू वी, ठीक है। हमें क्योंकि v निकालना है तो dv को एक तरफ करेंगे और t को दूसरे तरफ करेंगे। सो रीअरेंजमेंट करने पे v dv इक्वल्स टू p अपॉन m इंटू डी टी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इंटीग्रेट बोथ साइड, सो इंटीग्रेशन ऑफ v dv, सो p अपॉन m, ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, पावर भी कांस्टेंट है गिवन है क्वेश्चन में, m भी कांस्टेंट है। सो dt का इंटीग्रेशन होगा 0 से लेके t, वेलोसिटी 0 से लेके v तक। सो नाउ v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू p अपॉन m इंटू t। लिमिट वगैरह रखने के बाद ऐसा आ जाएगा। सो व्हाट यू सी इज v इक्वल्स टू 2p अपॉन m रूट कवर into t to the power 1 by 2. So velocity is proportional to t to the power 1 by 2. Actually क्वेश्चन में यही आता है कि which of the following is true. So velocity is proportional to t by t रहता है, ऐसे ऑप्शन में रहता है t to the power 3 by 2, t to the power v is proportional to t and all. तो उसमें जो हाफ पावर होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। फर्दर अब क्या निकालना है, हमें x भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब x भी निकालना है। सो व्हाट वी विल डू, ये एक वेरिएबल है, सो विल गो फॉर dx अपॉन dt लाइक दिस। सो फर्दर dx इक्वल्स टू रूट अंडर 2p अपॉन m 1 by 2 इंटू दिस, इंटीग्रेट बोथ साइड 0 से लेके t तक, 0 से लेके x तक। सो x इक्वल्स टू रूट अंडर 2p अपॉन m। बताओ t टू द पावर 1 by 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, सो x इक्वल्स टू 2 अपॉन 3 रूट अंडर 2p अपॉन m t to the power 3 by 2. So displacement is proportional to t to the power 3 upon 2, ठीक है। आप चेक करोगे ये सब तत्वों में भी क्वेश्चंस हैं, जस्ट गो थ्रू दिस।
शांतनु, आपके दोनों क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर हो गए हैं जो मैंने भेजा था तुम्हें? यस सर। समझ में आ गया है? हाँ सर। ठीक। ठीक है, अभी टेस्ट पेपर जो मैंने दिया था, मतलब असाइनमेंट पेपर, टेस्ट पेपर नहीं, उसमें है क्या डाउट्स? तो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा उसके डाउट्स। और इस बीच में तुम लोग क्या करोगे, तो मैंने सॉल्यूशन पेपर अपलोड किया है, ठीक है? तो जो क्वेश्चंस में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को एक बार देखो एंड लेट मी नो इन नेक्स्ट सेशन, देन आई विल डिस्कस जो भी डाउटफुल क्वेश्चंस है जो नहीं समझ में आ रहे हैं वो सब मैं डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? फ्रिक्शन से रिलेटेड है, खास करके स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड है, सो डेफिनेटली देयर विल बी डाउट्स, ठीक है? अभी पावर में रेट ऑफ डूइंग वर्क से रिलेटेड, मतलब पंप मोटर का जो वाटर फ्लो के लिए पंप यूज़ करते हैं ना हम लोग, मोटर, उसके ऊपर डिस्कशन करना है। सो आई विल स्टार्ट दैट डिस्कशन इन नेक्स्ट सेशन। बट अगर चैप्टर वाइज देखा जाए तो वर्क पावर एनर्जी कंप्लीटली कवर्ड हो चुका है, ठीक है? जो भी अभी रह गया है हम लोगों को, बस इस वीक में 2 सेशन है ना हम लोगों के पास, तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे इसमें, ठीक है? और बस प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे और पीछे का भी न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्रिक्शन, उससे भी जो डाउट्स होगा वो सब भी देख लेंगे, ठीक है? See this question, if you can do. पावर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2। Everyone read and try by yourself. Shoham Vani, Yes, sir. read this question. चलो आप मेरे साथ थोड़ा इंटरेक्ट करो, कैसे हम लोग वर्कआउट करेंगे।
द क्वेश्चन सेज अ कार ऑफ मास m एक्सेलरेटिंग ऑन स्मूथ, ठीक है ना, रोड अंडर द एक्शन ऑफ अ सिंगल फोर्स F, द पावर डिलीवर्ड इज कांस्टेंट। अगेन इस वाले लाइन को तो बिल्कुल हाईलाइट कर लेते हैं। हाँ, पावर इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू P। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द इंस्टेंट। इफ द वेलोसिटी ऑफ द कार एट एन इंस्टेंट इज v, then after traveling how much distance will it double with the velocity doubles? कितना डिस्टेंस चलने के बाद ये वापस ये डबल हो जाएगा। सो कैसे प्रोसीड करें? What is that first equation I should write? Power is equal to force into velocity. Right, I am writing. देखो अभी यहाँ पे वेलोसिटी v है, थोड़ी देर बाद इसका वेलोसिटी 2v हो जाना चाहिए। तो इसका क्वेश्चन है कि ये x कितना होगा, राइट? x बोलो या डेल्टा x, वॉट एवर यू कॉल इट। सो व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप इन दिस फॉर्मूला? पावर इक्वल्स टू एम ए इंटू वी पहले लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्रूशियल है, बताओ इसके आगे याद रखना, तुम्हें v पता है, तुम्हें x निकालना है। व्हाट इज नेक्स्ट लाइन? P को नहीं चेंज करना है, कांस्टेंट है, M को नहीं चेंज करना है, जो चेंज करना है वो A को ही चेंज करना है, ये बात ध्यान रखोगे। सो हाउ शुड आई राइट A? A को क्या लिखेंगे? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो। Sir, V by T. यस, क्या बोला? Sir, V by V by T, V by T नहीं होता है, dV by dt होता है। dv by dt। लेकिन यहाँ टाइम नहीं चाहिए मुझे, क्वेश्चन बोला है हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रैवल व्हेन वेलोसिटी बिकम डबल। सर v dv by dx। v dv by यस, तो यही चीज समझना है ना तुम लोगों को। इट इज m इंटू वी डी वी बाई डी एक्स, ये एक फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का, और इसके बाद बाकी सॉल्विंग है, डन, खत्म हो गया, ठीक है। सो p बाई एम इंटू डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर इंटू डी वी, वी इसलिए क्योंकि दो v है यहाँ पे, ठीक है। पुट द इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड। v कहाँ से कहाँ जा रहा है? तो v से 2v जा रहा है, और ये 0 से x मान लो, या x1 से x2, वॉट एवर यू कैन राइट ओवर हियर। सो ये आ जाएगा x पी एम अपॉन इंटू एक्स इक्वल्स टू, बताओ वी एक्स का वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो फटाफट। v cube by 3। और v से लेके 2v तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखना है। सो 2v का होल क्यूब माइनस v का होल क्यूब अपॉन 3, सो ये आ रहा है 7v क्यूब अपॉन 3, और इसलिए x इक्वल्स टू हो गया 7mv क्यूब अपॉन 3p। तो जो जिस लाइन पे अभी डिस्कशन किया था, देखो आया उसी लाइन पे सॉल्विंग, है ना। आंसर इज ए। समझ में आया कैसे अप्लाई करना है? और इस तरह का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, इंपॉर्टेंट है कह सकते हो, जेई मेंस एंड एडवांस में भी कभी कभी, ठीक है, कि पावर को कांस्टेंट रख करके वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो, सो वी आर क्लोजिंग दिस सेशन, वी हैव डन फॉर द डे, एंड वर्क पावर एनर्जी 98% मैं कह सकता हूँ कि कंप्लीट है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है केवल और डिस्कस करना, न्यूमेरिकल भी खूब सारा कराया है मैंने, बट इसके बाद भी बहुत सारा बाकी है, ठीक है। सो बाकी सब असाइनमेंट में करो, ठीक है गाइस।